आंटी आंटी, वह विक्षिप्तों की तरह चीख रही थी। देखो आज पापा ने कितना मारा मुझे। कह रहे थे मैं ही लड़कों को देखकर गंदे इशारे करती हूँ। अरे रे रे, ना ना ना, अंदर आओ बेटा। मम्मा उसे जल्दी से अंदर लाकर मेरे पलंग पर बिठा रही थी। वे दौड़कर उसके घाव पर डेटॉल भी लगा रही थी। आंटी देखिए, यहाँ यहाँ और यहाँ भी। वह चीख चीख कर रो रही थी। आंटी आज तो पापा ने हद कर दी। कहने लगे मैं कॉलोनी के प्रतीक के साथ आंख लड़ाने जाती हूँ, रोज घूमने जाने के बहाने। बताइए आंटी, मैं तो रोज अनामिका के साथ ही रहती हूँ। आप उसी से पूछ लीजिए, मेरा प्रतीक से कोई चक्कर नहीं है। वो तो चूंकि अनामिका उसे भैया मानती है तो रास्ते में मिलने पर हम बात कर लेते हैं, वरना तो पता नहीं कॉलोनी के लोग भी सारी उलझुल बातें पापा जी को बताते रहते हैं और वो मुझ पर ही गुस्सा करते रहते हैं। मम्मा उसे सहलाती रही, दुलारती रही, चुप कराती रही। मैं सामने एकटक उसे देखती रही। मुझे दिखाई दे रही थी दुपट्टा उतारकर इतराती मोनिका। खाली मकान में विभिन्न मुद्राओं समेत प्रतीक भैया के साथ सायों में समा जाने वाली मोनिका, अपने पीछे मुझे दौड़ाती हुई मोनिका और मुझ पर खूब हंसती हुई मोनिका। मैंने मम्मा से ठंडी आवाज में उनके मोनिका को पुचकारने के दौरान पूछा था, ये दुनिया इतनी क्रूएल कैसे हो जाती है मम्मा? मम्मा ने दुलार से मेरे सिर पर हाथ फेरा। मुझे भी मोनिका के साथ साथ आश्वस्त करने की कोशिश की थी और जीवन के पहले खतरनाक मोहभंग से उत्पन्न होने वाले विकारों से मुझे बचा लिया था। उस वर्ष होली के त्योहार के ठीक 4 दिन बाद मैं 13 वर्ष की होने वाली थी। मैं टीनेजर बनने वाली थी और टीनेजर बनने का बेहद उत्सुक थी। दोस्तों की बातें सुनना लगता था टीनेजर बनते ही एक नई दुनिया खुल जा सिमसिम वाले अंदाज में जादुई ढंग से मेरे सामने खुल जाएगी। वह कौन कौन से जादुई करिश्मे अपने साथ लाएगी, मैं यही सोच सोच कर विस्मित होती रहती थी। कॉलोनी में होली का त्योहार जमकर मनाया जाता था। सब लड़कियां टोली बनाकर एक दूसरे के घर जाती थी और हम खूब रंग खेलते थे। मोनिका को भी उसी दिन रंग खेलने की इजाजत मिल गई थी। यह हैरत की बात थी, मगर वह उस दिन सबसे पहले मेरे घर आई। मेरे मन के गिले पर मरहम सी लगाती और फिर हम कॉलोनी में निकल गए। बारी बारी सबके घर जाते हुए हम संजना के घर भी गए। उसके यहाँ बड़ा धमाल मचा हुआ था, हम भी उसमें शामिल हो गए। तभी तेजी से कुलांचे भरती हुई एक बाइक आकर संजना के घर के सामने रुकी। उसमें से प्रतीक भैया और उनके दोस्त उतरे। सारी लड़कियां हंसते हंसते एक और हो गई और जैसा कि जाहिर था प्रतीक भैया ने उनमें से मोनिका को बाहर खींच निकाला और उसके गालों पर रगड़कर गुलाल मलने के बजाय गुलाल से उसके गालों को हल्के हल्के से थपथपा दिया, मानो वे अपनी मोनिका को तंग करना नहीं चाहते, छेड़ना नहीं चाहते, बस धीरे धीरे सहजते चले जाना चाहते हो। बस इतना ही होली खेले वे मोनिका के साथ, बस इतना ही। मैं बस इतनी ही होली की परिभाषा में बेवजह फंसी गई थी जब प्रतीक भैया मेरे नजदीक आ गए और मुझे देख हंसते हुए बोले, कैसी गत बन गई है तेरी। हा हा हा। मैं उनकी ठिठोली पर शर्मा गई थी और दूसरी लड़कियों की तरह टूटकर उनको रंग लगाने से बचती रही। एक और कोने में जाकर चुपचाप खड़ी हो गई थी। वे सबके साथ खूब खेले। फिर हम सभी वहीं संजना के घर बरामदे में थक कर बैठ गए थे। कुछ लोग घर भी जाने लगे थे। जब मैं उठने को हुई तो प्रतीक भैया ने मुझे अपने पास बुलाया। एक काम है, जरा लॉन की ओर चलो। संजना के घर के लॉन में केले और कटहल के कई घने पेड़ थे। प्रतीक भैया मुझे लेकर वहीं पहुंच गए। मैं समझ गई अब भैया मुझसे मोनिका को बुलवाने की कोशिश करेंगे और अगर कहीं और मिलने की बात होगी तो भयानक देर हो जाएगी और उसके बाद डांट। क्या भैया क्या? मैं आशंकाओं से भरे उन्हें देख पूछ रही थी। कुछ नहीं, बस आज तो ये कहकर भैया ने मेरा चिबुक उठाया और मेरे होठों पर धीरे से अपने होठ रख दिए। महीनों की कल्पना के बाद वास्तविकता में जो क्षण जीवन में कभी न बीतने वाले क्षण के रूप में दर्द हो जाना चाहिए था, वह फुर से उड़ गया। मेरे सारे तंतुओं को छुए बिना ही परे होता हुआ वह एक क्षण बेमेल, बेअदब, बेकायदा लोगों के बीच घटित हुआ। शायद इसीलिए इतना फौरी, इतना उड़नछू बन पड़ा था। निसंदेह उस क्षण में निहित पुरस्कार का संदेश ही वह तत्व था जिसे व्यक्त कर प्रतीक भैया रुई के फाये समान हल्के हो उठे थे। मेरे द्वारा मोनिका और उनके प्रेम को बढ़ाने और सुरक्षित रखने के कृतियों को उपहारों द्वारा नवाजे जाने की परंपरा उन्होंने कायम रखी थी। उपकृत कर देने पर आ जाने वाला हल्कापन रिश्तों की स्थिरता और गोपनीयता बनाए रखने का प्रयास उन पर हावी होने लगा था और वे उमंग से भरकर गा रहे थे, आज बिरज में होली और रसिया। उस रोज पहली बार नहाते वक्त मैंने अपने होठों पर साबुन मला था और उस उपहार को हमेशा के लिए धो देना चाहा था, जिससे मेरी शख्सियत को रंग कर रिश्तों में मेरी भूमिका को पुख्ता ढंग से रेखांकित कर दिया गया था। जो सच में हमेशा से जानती थी उसे सील कर दिया गया था और मैं शुरुआती ईमानदारी से अधिक जिम्मेदारी पूर्वक अपनी भूमिका को निभाने लगी थी। मिल्स एंड बोन्स की अंग्रेजी रोमांटिक किताबों सरीखे, पहले चुंबन, स्नेह झंकृत होते तन और मन की तैयारी अभी बाकी थी और मिस्टर राइट के साथ अनूठी अनुभूतियां के घटित होने की बारी अभी आई नहीं थी। यह भी मैं अच्छी तरह समझ गई थी।
इस दूसरे किस्म के मोह भंग ने मेरे अंदर और दृढ़ता भर दी थी। लिहाजा मैं प्रतीक भैया और मोनिका को मिलवाने की अब और ज्यादा कोशिशें करती थी और अपनी स्थिति और उम्र की वजह से सफल भी होती थी। बीतते समय की गति ने उसके पापा जी के भीतर हमारी दोस्ती के प्रति आस्था की हल्की सी परत जमा दी थी। अब वह ममा को भी गाहे बगाहे देख नमस्ते कर दिया करते थे। मोनिका को मेरे घर भी कभी कभी चले आने की छूट मिल गई थी और वह इस अवसर का बेधड़क इस्तेमाल करने लगी थी। मेरे घर आने के बाद वह बिना संकोच प्रतीक भैया को हमारे घर के फोन से फोन मिला दिया करती थी और वहीं से मिलने की जगह और समय निश्चित कर लेती थी। फिर वह धीरे धीरे से मुझे लेकर दिन के अनजाने अनसोचे पहरों में मेन रोड की ओर चल देती। वहां किसी बड़े छायादार पीपल के पेड़ के नीचे प्रतीक भैया अपनी बाइक लिए इंतजार करते रहते। वह उनकी बाइक की पिछली सीट पर सवार हो जाती थी और अपना दुपट्टा छाती से उतारकर अपने माथे और मुंह पर नकाब की शक्ल में बांध लेती। बाइक स्टार्ट करने से पहले प्रतीक भैया दुलार से कभी मेरे बाल सहला देते और कभी शरारत से मेरा चश्मा मेरी आंखों पर और ऊपर की ओर चढ़ा देते। मेरी ओर देखती उनकी आंखें एक रास के मजे से मुस्कुराती रहती थी। मैं अपने दायित्वों के बोझ से और झुककर उन्हें बाय बाय करती रहती थी और तब तक करती रहती जब तक बाइक सड़क में धुआं उड़ाता बिंदु वन विलीन नहीं हो जाती। लौटने के पहले दूर तक दिखाई पड़ने वाले दृश्यों में मोनिका की प्रतीक भैया की पीठ में धंसाए गए शरीर का दृश्य भी देर तक टिका रहता था। मैं उस सड़क के बेजुबान पत्थरों को ताकत से ठोकर मारते हुए घर लौट आती थी। इस तरह यह किस्सा अंत की ओर दौड़ने लगा था और अपनी परिणति को प्राप्त करने के लिए तैयार हो रहा था। लेकिन यहाँ हमें थोड़ा रुकना होगा और इससे पहले कि अंत की ओर पहुंचा जाए, अंत से पहले एक दृश्य का वर्णन करना होगा। ये बेहद जरूरी है, इसलिए और क्योंकि यह मेरे सामने घटित हुआ। उसके बाद के किस्से के ब्यौरे मेरे सामने घटित नहीं हुए थे, सिर्फ मुझे सुनाई पड़े थे इधर उधर से। सुबह के 10 बज रहे थे और उस दिन निश्चित की छुट्टी का दिन था क्योंकि मैं घर पर ही थी। उस दिन बहुत दिनों के अंतराल के बाद हमें मोनिका के घर से एक बार फिर रोने चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी थी। आवाजों को सुनते ही मम्मा और मैं दौड़कर उसके घर की बाउंड्री वॉल तक गए थे जहां से एड़ियों पर उचकते हुए मोनिका के घर का आंगन दिखाई पड़ता था। उसी दिन मैं ऐसे खौफनाक दृश्य से रूबरू हुई थी जिसे याद कर आज भी मेरी रूह कांप जाती है। मोनिका आंगन के फर्श पर चित्त लेटी हुई थी। उसकी मम्मी जी ने उसे कंधों के बल दबा रखा था और उसके पापा जी उसकी जांघों पर लगभग उखड़ू बैठे उस पर तमाम प्रहार कर रहे थे। मोनिका की अपने हाथ द्वारा उन्हें रोकने की कोशिश निरर्थक साबित हो रही थी। उसका शरीर माँ बाप के स्पर्शों से बिंधा हुआ प्रतिरोध की क्षमता होता जा रहा था। उसके गले से निकलती आवाज भी निहायत बैठी हुई थी, फंसी सी और अस्फुट थी, जो हम समझ पा रहे थे। वह बस इतना ही कह रही थी, पापा जी बस नहीं, मर जाऊंगी, छोड़ दो, आप जो कहोगे वही करूंगी, सिर्फ आपकी बात मानूंगी, घर के बाहर कदम भी नहीं रखूंगी, बस अब छोड़ दो। काट मार गया वाले अंदाज में ममा और मैं काट हो चुके थे। कोई हरकतें हमसे आजाद नहीं हुई थी, ना ही हमारे गले से ध्वनि कोई संभावना प्रकट हुई। हमारी वस्तु स्थिति इतनी कातर थी और उसी अवस्था में हमें देखते हुए मोनिका के पापा जी ने देखा था। वे बिफरे पागल कुत्ते समान भौंके थे। भागो तुम लोगों की शहर की वजह से हमारी लड़की बर्बाद हो गई, भागो। यह कितने खराब तरह का मोहभंग था। मैं पहली बार समझी थी माँ बाप सिर्फ अच्छे नहीं ऐसे भी होते हैं। बाद के दिनों में अपमान से घनीभूत चुप्पी और दूरी की ऊंची दीवार दोनों घरों के बीच खिंच गई। सुना था मकान मालिक ने छत की बाउंड्री वॉल उठाने और नीचे की बाउंड्री वॉल ऊंची करने की मोनिका के पापा जी की इच्छा का सम्मान किया और देखते ही देखते निर्माण कार्य शुरू हो गया। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।